Assalamu alaikum. So we will continue our topic on Constituent Assembly of India. Today we will start with working of the Constituent Assembly. Constituent Assembly ने अपना काम काज कैसे किया? First meeting of Constituent Assembly was attended by only 211 members. कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की जो पहली मीटिंग थी उसमें टोटल 211 मेंबर्स ने शमूलियत की और ये जो पहली मीटिंग थी ये स्टार्ट हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर इसलिए थी क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के जो 73 मेंबर्स थे, दे बाइकॉटेड द मीटिंग और उनकी जो डिमांड थी वो थी सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। They insisted on the separate state of Pakistan. That's why they deliberately boycotted the meeting. कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने फ्रेंच प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। बाद में हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के इन शॉर्ट 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णमाचारी। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने 9 दिसंबर 1946 को की। इस मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर्स ने शमूलियत की। फ्रेंच प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के 202 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचारी। उसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे। दिसंबर 13, 1946 को नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में। इट वाज ऑन द 13th of December 1946 when Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the Constituent Assembly. Why it's called historic? Because we know that in the future constitution this objective resolution has more or less become the preamble of the Indian constitution. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम इसको इसलिए भी कहते हैं, इट ले डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिज़ाइन होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके जो फंडामेंटल्स वो किन फंडामेंटल्स पे बेस्ड होगा और उसकी फिलॉसफी क्या होगी, वो पूरी इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में दी गई थी। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ये इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक कहता है और एंड टू ड्रॉ ए कॉन्स्टिट्यूशन और फ्यूचर कंट्री के लिए कैसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो भी कहता है। सो जो ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया एज ए सॉवरेन, it will be a republic, and to draw a future constitution for the future governance of the country. ये कहता है इंडिया shall be a union of states, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जो आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सीधे कहता है इंडिया दैट्स भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो ये नहीं कहता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए एज एंड विच लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से रियासतें ऐसी भी थी इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया के बाहर थी, या जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, या कुछ डोमिनियंस हुआ करती थी, तो वो भी पार्ट बन सकती है इंडियन यूनियन की, यूनियन ऑफ इंडिया की। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑटोनॉमी टू सर्टन अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट्स। और हम देखते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ये ऑटोनॉमी देता है। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑटोनॉमी टू सर्टन अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट्स। कुछ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी विद इन इंडिया, विद इन इंडियन डोमिनियन,
जिनको लोकल राजाज गवर्न करते थे, उनके लिए कुछ ऑटोनॉमी भी दी जाएगी. दे विल बी गिवन सर्टन privileges after constitution will came into existence. We know Jammu and Kashmir was provided with an autonomy under Article 370. There are certain northeastern states, उनको हम आर्टिकल 371 के तहत ऑटोनॉमी प्रिविलेजेस देते हैं, कुछ स्पेशल पावर्स देते हैं. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये भी कहता है ऑल द पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनके जो पावर्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. सो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि इंडिया में पॉपुलर सॉवरेंटी का कंसेप्ट है. सॉवरेंटी रिजाइड्स विद द पीपल. पीपल आर द रियल डिसीजन मेकर्स. It also, the ideal is like justice, equality and freedom will be ensured to all people. ये जो objectives resolution है ये justice के बारे में बात करता है, social, economic and political. ये equality के बारे में बात करता है, equality of status, of opportunity and equality before law. और ये freedom के बारे में बात करता है, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality. in short जो आर्टिकल 19 जो हमें फ्रीडम देता है वो इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में एनश्राइन हुई है. ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ये हमें ये भी बताते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ जो है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो एससीज है, जो एसटीज़ है, जो वुमेन है, उनके लिए कुछ स्पेशल provisions रखी जाएगी. They will be given certain advantages. They will be given certain special rights. India to maintain its sovereignty on land, water and air according to international law. जो international law है उसके अनुसार भारत की जो सॉवरेंटी होगी, खुद मुख्तारी होगी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर होगा ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. इट विल बी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ. इंडिया टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. ये जो है इंडिया को प्रमोट करना है वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर, जिसके लिए फेमस था सिंस टाइम्स इमेमोरियल. और ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है इसको हमने यूनानिमसली अडॉप्ट किया जनवरी 22 1947 को. जनवरी 22 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया. एग्री, सभी एग्री हो गए इसके लिए. लेटर ऑन इट बिकेम द फ्यूचर प्राइमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बाद में हम देखते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है नाउ इट वाज द बेसिस ऑफ प्राइमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद हम देखते हैं कौन सी चेंजेस आई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ. The representatives of the princely states now too joined it. जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने पहले कुछ रेजिस्टेंस दिखाई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ज्वाइन होने से, नाउ दे टू ज्वाइनड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने पहले कुछ हिचकिचाहट दिखाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर रहे थे, नाउ दे टू स्टार्टेड टू ज्वाइन इट. अब उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ज्वाइन किया आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंट बैटन प्लान ऑफ 1947, जिसको हम जून प्लान भी कहते हैं, जून प्लान ऑफ 1947, जिसको हम बाल्कन प्लान भी कहते हैं क्योंकि इट आफ्टर ऑल डिवाइडेड इंडिया into two dominions, India and Pakistan. The representatives of almost majority of the princely states joined it. जब 3 जून 1947 को जो प्लान दिया गया है जिसको हम कहते हैं माउंट बटन प्लान, विच एम्ड एट द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू टू सॉवरेन कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. जो मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी अब उन्होंने भी ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. The members of the Muslim League from Indian Dominion also joined it. मुस्लिम लीग के जो वो मेंबर्स जो इंडियन डोमिनियन के अहाते में आते थे, जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आते थे, दे टू ज्वाइनड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. असेंबली बिकेम फुली सॉवरेन बॉडी. जब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो असेंबली है नाउ इट बिकेम फुली सॉवरेन बॉडी, पूरी खुद मुख्तार, क्योंकि अब इसे किसी इंपीरियल पावर की डोमिनेशन में नहीं आना था. नाउ इट वाज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर. पहले जब ये 1946 में बनाई गई थी टिल अगस्त 1947 इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. नाउ इट वाज a fully sovereign body. Now
जो एक्ट था, एक्ट एम्पावर द असेंबली टू एब्रोगेट और आल्टर एनी लॉ। जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑन इंडिया कुछ लॉज बनाए थे, कुछ एक्ट्स बनाए थे, नाउ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसको ये पावर था कि ये उन लॉज, उन एक्ट्स को एब्रोगेट कर सकती थी, उन लॉज को चेंज कर सकती थी। नाउ इट हैज़ बिकम फुली सॉवरन बॉडी। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, अब इसको दो किस्म की फंक्शंस परफॉर्म करनी थी। कभी कभार इसे एज लेजिस्लेचर भी एक्ट करना था, और मोस्टली ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम देती थी, टू सेपरेट। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फंक्शन जो थे, ये 2 दिन करने थे। इट वाज नॉट ऑन द सेम डे, देयर वर 2 days, 2 separate days were reserved for these functions. Dr. Rajendra Prasad used to preside when assembly was engaged with framing the constitution. जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, जब इस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रिजाइड करते थे फंक्शंस पे, उस काम पे चेयर कर रहे थे। ही वॉज द प्रीमियर चेयर। और जो ही ये असेंबली लॉ मेकिंग का काम कर रही थी, कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाती थी, तो उस वक्त GV मौलांकर, गणेश वासुदेव मौलांकर, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, he used to preside on the functions. Members of the Muslim League hailing from the areas included in Pakistan withdrew from the Constitution Assembly. जो ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, जब इंडिया की पार्टीशन हुई, तो मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो पाकिस्तान को बिलोंग कर रहे थे, दे विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली सिट्रंग जो थी, वो 389 मेंबर्स थे। तो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स रहे। तो उसका मतलब है 90 मेंबर्स withdrew from the constituent assembly. 90 members 90 members ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जिन्होंने अपने आप को वापस लिया, जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स बने। तो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स रहे। उसमें से 70 मेंबर्स ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स को बिलोंग कर रहे थे, और 229 मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रिटिश हिंदू प्रोविंस से ताल्लुक रखते थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ और काम भी किए, अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। पहला काम, इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1947। इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर होना चाहिए या नहीं, तो इसको रेटिफिकेशन दी, इसको एग्री किया, इसको मंजूरी दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इन May 1947। कॉमनवेल्थ एक एसोसिएशन है, it's a combination of group of countries. It's an association of group of countries which used to be under the control of British Empire. British Empire हम कभी कभार यह कहते हैं sun never sets on British Empire। इसका मतलब है जो British Empire था, जो बरतानिया सल्तनत थी, वो काफ़ी ज़्यादा वसी थी, that was too extensive। तो अब जो countries इसके कंट्रोल में थी, उनको ऑप्शन दिया गया whether to remain within Commonwealth or not। तो as far as India was concerned, तो ये मंजूरी कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगी, इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही मंजूरी दी इन May 1947। Not only it adopted the national tricolor flag on July 22, 1947। ये जो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जुलाई 22, 1947। नेशनल ट्राइकलर फ्लैग, वी नो इंडियन फ्लैग consists of 3 colors। This Constituent Assembly also adopted the national anthem Jana Gana Mana, जिसको हम कहते हैं, on January 24, 1950। 24th जनवरी 1950 को हम देखते हैं नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जिसे हम कहते हैं, अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग ऑन January 24, 1950। 1950 में जब जनवरी 24 की तारीख थी, तो उसी दिन नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन
इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। इसी 24 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, जब नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने देखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रेसिडेंट बनाया। इन ऑल अगर हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने टोटल 11 सेशंस 11 सेशंस हुए, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशंस हुए जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक मुश्तमिल था। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days to frame the constitution, and in all there were 11 sessions which were held by the constituent assembly। और ऑलमोस्ट हम देखते हैं 114 days were taken to draft the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए लगभग 114 दिन लगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने लगभग उस वक्त 60 कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया में थे उनको पढ़ा था। 60 कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया में थे उनको पढ़ा गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का एक इल्यूसेंट, एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितना अमाउंट एक्सपेंड हुआ, कितना पैसा, कितना खर्चा लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो दैट इज 64 लाख रुपीज़। 64 lakh rupees was the total expenditure incurred on framing the कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग 64 लाख रुपया लगा। और हम देखते हैं इट वाज ऑन 26 January 1950 when the Constitution of Indian Independence was put into force। So in brief, since yesterday what we have discussed that constitution होता है, it is कुछ फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अडॉप्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रन अ कंट्री। और हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है? अ बॉडी ऑफ पर्सनस विच हु आर इंटरेस्टेड विद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे आता है। कैबिनेट मिशन प्लान बोलता है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। तो अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होते हैं जुलाई अगस्त में। नवंबर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और दिसंबर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना काम स्टार्ट करती है। तो 389 मेंबर्स टोटल थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसमें से हम देखते हैं 296 मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को ताल्लुक़ रखते थे और 93 मेंबर्स ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स को ताल्लुक़ रखते थे। तो इलेक्शंस के बाद सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की आई, उस 211 मेंबर्स लगभग। उसके बाद मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स और जो बाकी पार्टीज थे उनके 15 मेंबर्स थे। और हम देखते हैं कि लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम तस्वर करते हैं, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए, इस पूरी प्लूरलिटी को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना विच विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल। सो इट वाज एन अपहिल टास्क बट कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर्स डिड do it in a proper manner। I think this was all for today। Tomorrow we will have topic on committees of the Constituent Assembly. Till then, thanks and goodbye।